गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हरदीप सिंह श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पीछे जैसे संघ सरकार की हम अध्ययन करके आए हैं, उसी क्रम में लास्ट में हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति के पद के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान का भाग 5 अध्याय 1 व अनुच्छेद 52 से 62 तक इस पद को अपनाया गया है। भारत में राष्ट्रपति का जो पद संवैधानिक एवं नाम मात्र के प्रधान के रूप में है। पिछली कक्षा में अपने संवैधानिक शब्द के बारे में और नाममात्र शब्द के बारे में चर्चा की थी। अब इस क्रम में आगे राष्ट्रपति पद की यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति का पद संविधान कब अपनाया गया? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को पहली बार संविधान सभा द्वारा इस पद को अपनाया गया और इस पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। वैसे 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे पूर्ण संविधान को इस दिन जैसे ही लागू किया गया तो लागू करने के साथ ही भारत को एक विशेष गणतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। और जैसे ही भारत एक गणतंत्र इकाई के रूप में उभर कर सामने आया तो भारत के इस पद का महत्व काफी बढ़ गया। इस पद को यदि हम अध्ययन करना चाहें तो सबसे पहले इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि संघ के लिए एक राष्ट्रपति होगा। तो ये पद अनुच्छेद 52 के तहत अपनाया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 53 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें प्रावधान किए गए हैं कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। यह इनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के परामर्श से करेगा। तो दोस्तों यहां अधीनस्थ कौन? अधीनस्थ का अर्थ लिया जाता है मंत्री परिषद से। तो राष्ट्रपति जितने भी निर्णय करता है वे सारे के सारे निर्णय मंत्री परिषद के परामर्श से किए जाते हैं। इसके उपरांत आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है वो अनुच्छेद 54 के तहत अपनाया गया। अब यहां आता है कि इसके निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के
दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। ये तो मूल संविधान में अपनाए गए थे। 70वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में आया, इस संविधान संशोधन के तहत संघ शासित प्रदेश, जिसमें दोस्तों दिल्ली और पौंडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया। इस तरीके से ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 55। जैसे आर्टिकल 54 में हमने देखा था राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, उसी प्रकार आगे आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति से अर्थ कि राष्ट्रपति का चुनाव किस रूप में किया जाता है। जैसे हमने देखा है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करवाया जाता है। तो इस अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए चुनाव पद्धति काम में ली जाती है। ये पद्धति है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। तो इस पद्धति को प्रयोग में लेते हुए राष्ट्रपति के चुनाव को पूर्ण किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव को पूर्ण करने के लिए हमें और फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि विधायक का मत मूल्य। संविधान में विधायक के मत मूल्य को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, जिसमें राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या भाग दिया जाता है 1000 का। तो इससे हमें एक विधायक का मत मूल्य ज्ञात हो जाता है। इसके बाद सांसद का मत मूल्य। सांसद का मत मूल्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्यों का योग और उसको भाजित किया जाता है संसद के निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों से। इससे हमें एक सांसद का मत मूल्य
प्राप्त हो जाता है। अब इस आर्टिकल में राष्ट्रपति के चुनाव को पूर्ण करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है न्यूनतम कोटा की। तो संविधान में इसके लिए भी एक फॉर्मूला अपनाया गया है, जिसमें डाले गए वेद मत को बाधित किया जाता है निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों से और +1 और टोटल का +1। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हमें न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है। न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेने के बाद जब चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होती है तो उस चुनाव प्रक्रिया में प्रथम मतगणना की जाती है और इस प्रथम मतगणना में यदि कोई भी निर्वाचित किया जाने वाला प्रतिनिधि इस न्यूनतम कोटे को प्राप्त कर लेता है तो उसे भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया जाता है। और यदि प्रथम मतगणना चक्र में सफलता प्राप्त नहीं होती तो संविधान में द्वितीय मतगणना का प्रावधान भी किया गया है। और राजनीति विज्ञान में हम जब अध्ययन करते हैं भारतीय संविधान का, तो भारतीय संविधान में वीवी गिरी भारत में ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो द्वितीय मतगणना चक्र में सफल हुए थे। तो इस प्रकार ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के उपरांत नेक्स्ट आता है आर्टिकल 56। इसका संबंध रखा गया है राष्ट्रपति की पात्रता से, या हम कह सकते हैं उसके कार्यकाल से। तो विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के उपरांत उसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो 5 वर्ष तक ये व्यक्ति अपने पद पर कार्य करता है। इसके उपरांत संविधान के आर्टिकल 57 का प्रावधान किया गया है, जिसका संबंध रखा गया है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से। पुनर्निर्वाचन का अर्थ कि जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पुनः निर्वाचित भी किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान यह कहता है कि राष्ट्रपति पद पर कोई भी व्यक्ति कितने भी समय के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। लेकिन संविधानकारों ने और संसद में वर्तमान में एक अभिसमय का निर्माण कर लिया गया है और इस अभिसमय के आधार पर कोई भी व्यक्ति यदि 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया जाता है तो उसे तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन के लिए पात्र घोषित नहीं किया जाता। यह विद्यार्थियों एक परंपरा है, संवैधानिक प्रावधान नहीं। इसके उपरांत
संविधान का आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 का जो संबंध रखा गया है वो है राष्ट्रपति पद की आहर्ताओं से। आहर्ताओं का अर्थ लिया जाता है उस पद की योग्यताओं। तो योग्यताओं में जब हम बात करते हैं तो प्रमुख योग्यताएं हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि भारत का नागरिक हो, पागल एवं दिवालिया न हो, लाभ के पद पर कार्यरत न हो और उसकी आयु सीमा न्यूनतम 35 वर्ष हो। यदि कोई व्यक्ति इन अर्हताओं को पूर्ण करता है तो उसे भारत में राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 59। विद्यार्थियों, आर्टिकल 59 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तों का निर्धारण किया गया है। शर्तों के तहत मुख्यतः यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया जाता है तो उसके लिए शर्त रखी गई है कि उसके विरुद्ध किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमा न चल रहा हो। दूसरा, संसद या राज्यों के विधान मंडल के किसी भी सदन का वो सदस्य न हो। और इसके साथ साथ कुछ अनुमोदक और प्रस्तावक सदस्यों का प्रावधान भी किया गया है। संविधान में 50 अनुमोदक व 50 प्रस्तावक सदस्यों की व्यवस्था की गई है। अर्थात राष्ट्रपति पद के लिए जब आवेदन किया जाता है तो उस आवेदन प्रपत्र को 50 सदस्य स्वीकृति दें। जब प्रस्ताव सदन में रखा जाए तो 50 सदस्यों से उन्हें स्वीकृति प्रदान करें। तो ये जब तक उन्हें स्वीकृति प्रदान नहीं करते तब तक राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन पूर्ण नहीं माना जाता। मूल संविधान में अनुमोदक और प्रस्तावक सदस्यों की सदस्य संख्या 20-20 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या 50 कर दी गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 का जो संबंध रखा गया है वह है राष्ट्रपति की शपथ से। तो शपथ में जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो इसके समक्ष राष्ट्रपति अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ प्राप्त करता है। आर्टिकल
61 में राष्ट्रपति पद के लिए महाभियोग की व्यवस्था की गई है। महाभियोग का अर्थ कि राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जब संवैधानिक इकाइयों का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में उसे पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान किया गया है। अब महाभियोग की प्रक्रिया क्या है कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, पहली बात। सेकंड, जो सदन महाभियोग प्रस्ताव लेकर आता है उसे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। थर्ड, 1/4 सदस्य इस प्रस्ताव को ला सकते हैं और 2/3 सदस्यों की सहमति मिलने के बाद यह महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाता है। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया एक सदन में पूर्ण होने के बाद दूसरे सदन में जाती है और दूसरा सदन भी यदि 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित कर देता है तो उसी समय से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। तो ये आर्टिकल 61 के प्रावधान थे। इसके बाद आर्टिकल 62 आर्टिकल 62 में प्रावधान किए गए हैं कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, किसी भी कारण रिक्त हो सकता है, अकाल मृत्यु के कारण पद रिक्त हो सकता है या स्वैच्छिक त्याग पत्र की स्थिति में भी पद रिक्त हो सकता है, महाभियोग की स्थिति में भी पद रिक्त हो सकता है। तो इन स्थितियों में जब पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में संविधान प्रावधान क्या करता है कि यदि अकाल मृत्यु की स्थिति में पद रिक्त हो गया है या उसने अपने पद से स्वैच्छिक त्याग पत्र दे दिया है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जैसे संविधान में हमने देखा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। अब पद पर रहते हुए जब मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। तो इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर थे वीवी गिरी। तो वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। अब इसी दौर में एक समस्या और निकलकर सामने आई थी, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति पद पर जो वीवी गिरी थे उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। अब वीवी गिरी के स्वैच्छिक त्यागपत्र की स्थिति में राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का दोनों ही पद रिक्त हो गए। तो ऐसी स्थिति में संविधान के सामने सबसे बड़ी समस्या आई। तो संविधान निर्माताओं ने संविधान में एक अमेंडमेंट किया जो कि राष्ट्रपति
नियुक्ति अधिनियम 1969 था। इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक साथ रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। तो उस समय राष्ट्रपति पद पर थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान को भारत का राष्ट्रपति पद पर कार्यों के लिए सुशोभित किया गया। नेक्स्ट हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। आर्टिकल 62 में अपने बात कर रहे थे राष्ट्रपति के संदर्भ में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद जैसे ही कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी को बना दिया जाता है, तो इसके उपरांत ऐसी ही घटना भारतीय इतिहास में एक और होती है कि फखरुद्दीन अली अहमद की जब राष्ट्रपति पद पर मृत्यु होती है तो इसकी मृत्यु के समय भारत के उपराष्ट्रपति पद पर थे बीडी जत्ती। तो बीडी जत्ती को फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। ये तो थी कि राष्ट्रपति की मृत्यु के उपरांत उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के। इसके साथ साथ दूसरी हम बात कर रहे थे इनके त्यागपत्र की स्थिति में। तो दोस्तों आर्टिकल 62 यह प्रावधान करता है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो पद रिक्ति के 6 माह के मध्य चुनाव करवाने अनिवार्य होते हैं। अब अकाल मृत्यु की स्थिति में तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, लेकिन स्वैच्छिक त्याग पत्र आता है या महाभियोग की स्थिति में त्याग पत्र दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पहले वाला राष्ट्रपति तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित न कर लिया जाए। तो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता तब तक पहले वाला राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करता रहता है। तो ये जो स्थितियां हैं ये सारी की सारी स्थितियां आर्टिकल 62 की आती हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 52 से 62 तक के जितने भी उपबंध हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के पद की व्यवस्थाएं करती हैं। अब कुछ एक चीजें कंपटीशन एग्जामों में अपने से और भी पूछी जाती हैं।
इन राष्ट्रपतियों के बारे में कि अभी बीच में जैसे अपने बात करे थे राष्ट्रपति पद की शर्तों की। तो इन राष्ट्रपति पद की शर्तों में मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। तो ये 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक सदस्य बढ़ाकर 50 अनुमोदक व 50 प्रस्तावक सदस्य कर दिए गए। तो यहां कंपटीशंस में पूछा जाता है कि ये 20 अनुमोदक व 20 प्रस्तावक सदस्यों के स्थान पर 50 अनुमोदक व 50 प्रस्तावक सदस्य कब किए गए? तो दोस्तों ये किए गए थे 5 जून 1997 में। तो इन अनुमोदक व प्रस्तावक सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50-50 कर दी गई। इसके अलावा कुछ एक चीजें अपने से और भी राष्ट्रपतियों के बारे में पूछी जाती हैं, जैसे कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न से सम्मानित की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें पहली बार भारत रत्न मिला। अब राजनीति विज्ञान में कुछ एक चीजें, जैसे हम भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न का प्रारंभ भी 1954 में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में हुआ था। इस भारत रत्न को लेकर भारतीय इतिहास में विवाद भी रहा है, क्योंकि भारत रत्न के संदर्भ में नागरिक सम्मान की बात आती है, क्योंकि भारत रत्न एक नागरिक सम्मान है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 की जो व्यवस्था है वो भारतीयों के मौलिक अधिकार के रूप में उपाधियों के अंत की बात करती हैं। तो इस उपाधियों के अंत में संविधान क्या कहता है कि राज्य, सेना एवं शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की नागरिक सम्मान की उपाधि नहीं दे सकता। लेकिन कांग्रेस सरकार ने 1954 में भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान देने प्रारंभ कर दी। ये नागरिक सम्मान लगातार वितरित किए जा रहे थे, लेकिन समस्या उस समय उत्पन्न हो गई जब भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनती है।
तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल के रूप में बनी। जैसे ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है तो उसने सरकार की इस नीति का विरोध किया, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 18 प्रावधान करता है कि किसी भी प्रकार का नागरिक सम्मान नहीं दिया जा सकता। तो उन्होंने इसी उपबंध का सहारा लेते हुए भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मानों को प्रतिबंधित कर दिया कि आज के बाद इस प्रकार के नागरिक सम्मान नहीं दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये समस्या ज्यादा लंबे समय तक नहीं रही, क्योंकि जैसे 1980 में वापस कांग्रेस सरकार पदासीन होती है और भारत के प्रधानमंत्री पद पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी विराजमान होती हैं, तो उनके इन पद को ग्रहण करने के साथ ही वापस ये कहते हुए इनको प्रारंभ कर दिया गया कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण नागरिक सम्मान अवश्य हैं, लेकिन ये विशेष स्थितियों में दिए जाते हैं जब कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में अपनी उपलब्धि हासिल करता है। तो ऐसी स्थिति में ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करती। तो इस तरीके से इन नागरिक सम्मानों को भारत में वापस दिया जाने लगा। लेकिन ये नागरिक सम्मान के रूप में जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपतियों के संदर्भ में भी कुछ एक क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि भारत रत्न का प्रारंभ 1954 से हुआ और 1954 में ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यहां अपने से एक और तरीके से भी इस प्रश्न के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो भारत रत्न दिया गया था, ये भारत रत्न उनकी उपराष्ट्रपति पद की उपलब्धियों के लिए दिया गया था। तो हमसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको उपराष्ट्रपति पद के लिए भारत रत्न दिया गया था, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उसके बाद 1963 में वीवी गिरी जी, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1967 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो भारत रत्न दिया गया था, ये भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था। तो अपने से ये पूछा जा सकता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो 1967 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद के लिए मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाता है। उसके बाद 1975 में फिर से डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद
1967 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहां दोस्तों एक चीज नोट करने लायक है कि 1997 में जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया था, ये भारत रत्न उनको राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति से पहले दिया गया था। इसके बाद ये इस पद पर विराजमान होते हैं। तो हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको पद पर नियुक्ति से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद जैसे पीछे हमने दो राष्ट्रपतियों की बात की है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की, कि ये ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी पहली बार राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु दोस्तों 3 मई 1969 में हुई थी। उसके बाद दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद जी की हम बात करते हैं, तो फखरुद्दीन अली अहमद जी की भी मृत्यु पद पर रहते हुए 11 फरवरी 1977 में पद पर रहते हुए मृत्यु होती है। इसके बाद कुछ एक चीजें और अपने से राष्ट्रपति के संदर्भ में यहीं से पूछी जा सकती हैं, जैसे कि भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति कौन से हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपतियों में नीलम संजीव रेड्डी जी का नाम आता है, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इसके बाद राष्ट्रपतियों के चुनाव की जैसे हमने बात पीछे की है, तो यहां अपने से एक चीज पूछी जाती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों यहां जब निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी जो बनाया गया है वो है लोकसभा का महासचिव। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता है। अब एक चीज और यहां आती है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों में होने वाली अनियमितताओं की जांच कौन कर सकता है। तो इन अनियमितताओं की जांच करने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71(1) प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी अनियमितता होती है तो उन
अनियमितताओं की जांच करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसी अनियमितताओं की जांच करने का अधिकार रखता है। थैंक यू।